नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी ग्रामर का जो अगला बिंदु लेकर आया हूं मैं, उसका नाम है शब्द विचार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्दों की परिभाषाएं क्या है और कहां कहां ये उपयोगी है, आज इस विषय पर अपन अध्ययन करेंगे। तो शब्द विचार पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द विचार कक्षा 11 की किताब में भी दिया हुआ है, जो कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके अलावा हम बात करें तो रीट की परीक्षा के लिए भी आवश्यक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग बात करें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम शब्द विचार के परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि शब्द विचार कितने भागों में बांटा गया है और शब्द विचार भागों में बांटने के आधार पर ही कौन कौन से शब्द होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम शब्द विचार की। शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर, उद्भव के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सभी को अलग अलग डिवाइड किया गया है, सभी की अलग अलग परिभाषाएं हैं, सभी का अलग अलग मतलब होता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को इनमें से पता नहीं है, सभी एक कर देते हैं। तो आज इनको अलग अलग पढ़कर हम आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझने की कोशिश करें और 100% अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते हो तो आज के बाद आपको शब्द विचार से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। बात करते हैं रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। शुरुआत करते हैं अविकारी और विकारी शब्द। देखिए कि विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना अर्थात परिवर्तन होना। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह, क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वह तो होते हैं विकारी शब्द, और वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक चिन्ह या क्रिया के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, यथावत रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी को हम अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। अव्यय का मतलब होता है नो चेंज, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता। हिंदी में अ का मतलब नहीं से होता है। तो जहां परिवर्तन होता है विकारी शब्द और जहां परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द। क्लियर? आगे बात करते हैं हम विकारी शब्द कौन कौन से हैं। नंबर 1, संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप सभी जानते हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जहां एक व्यक्ति विशेष वस्तु की बात करी जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहां जाति समुदाय की बात करी जाए वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जाति के ही 2 भाग बांटे गए हैं, एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इनको अलग से नहीं लिया जाता है, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 2 पे सर्वनाम की। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे राम संज्ञा है, राम विद्यालय जाता है, इसमें राम संज्ञा है। अब राम के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूं, अर्थात ये सर्वनाम हो जाएगा। बात करते हैं सर्वनाम शब्द 11 प्रकार के होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन 11 शब्दों के आधार पर ही सर्वनाम के 6 प्रकार बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जैसे आदमी है, आदमी की विशेषता कोई शब्द बताएगा, जैसे काला आदमी, तो ये हो गया विशेषण। स्त्री है, स्त्री जातिवाचक संज्ञा, इसकी विशेषता बताएगा कोई शब्द, जैसे पतली स्त्री, तो ये हो गया विशेषण। विशेषण 4 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आगे चलते हैं क्रिया नंबर 4 पर। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं।
कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर हम बात करें नाम धातु क्रिया। अन्यथा और भी अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। बात करते हैं अविकारी शब्दों पर। अविकारी का मतलब मैंने बताया कि जहां नो चेंज अर्थात परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और बात करें अंतिम वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। संबंध बोधक अव्यय वह होते हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे चाय के बदले पानी ले आना। चाय के बदले जो शब्द है वह अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, उसका संबंध दो वाक्यों से हो गया, चाय का संबंध जोड़ा पानी से। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले जो शब्द होते हैं वह अविकारी संबंध बोधक शब्द होते हैं, जैसे राम और श्याम। और शब्द कौन सा हो गया? संबंध बोधक हो गया। सीता तथा गीता अर्थात तथा शब्द क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष, शौक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, इनमें जहां पर बात करी जाए वे शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक शब्द, और इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार का प्रयुक्त किया जाता है, जैसे अरे ये तूने क्या किया। लिख के बता देता हूं मैं, जैसे वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया। समझ में आया? आगे बात करते हैं, यह हुआ हमारा रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का प्रकार। उद्भव के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा नेत्र, गोमय, गोधूम, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होने के बाद उनका रूप परिवर्तन हो जाता है और हिंदी में वैसे अपना लिया जाता है। जैसे ये संस्कृत के हैं, अब इनका रूप परिवर्तन होगा और हिंदी में जो अपनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे नेत्र का क्या बनेगा? आंख, वेरी गुड। गोमय का क्या बनेगा? गोबर। गोधूम का क्या बनेगा? गेहूं। ये होते हैं तत्सम शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द की बात करें तो वे शब्द जो किसी देश या क्षेत्रीय विशेष भाषा में अपना लिए जाते हैं या क्षेत्रीय विशेष देश के द्वारा या भाषा के द्वारा गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम भारत देश में रहते हैं, हमारे भारत देश के कुछ देशी शब्द हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैं बात करूं, एक शब्द लेते हैं खचाखच, खचाखच। जिसे हम कहते हैं कभी बस में सफर करते हैं तो कहते हैं कि बस खचाखच भरी हुई थी। खर्राटा, खर्राटा लेना होता है या नहीं होता है? खर्राटे की बात करें, चम्मच, चम्मच की बात करें, या फिर हम बात करें खिड़की की। किसकी बात? खिड़की। ये शब्द देशज शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं, विस्तृत अध्ययन आप स्वयं करें। बात करते हैं आगे विदेशी शब्दों की। देश को छोड़कर दूसरे देशों से गहन किए हुए, दूसरे देशों से हिंदी भाषा में जो शब्द अपना लिए गए हैं उन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे खर्चा, बात करते हैं। दूसरा अखबार, तीसरा अस्पताल, चौथा डॉक्टर, पांचवा हम बात करें तो तमाशा, ताश, रिक्शा, अमरूद। ये बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, उन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द। चलो, दो आपने हो गए रूपांतरण के आधार पर और उद्भव के आधार पर। बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। पहले तीनों की परिभाषा समझेंगे। रूढ़ शब्द वह होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिनका अर्थ जैसे का जैसा ही रहता है, हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा यहां पे बेल शब्द लिख दिया तो बेल शब्द के कोई टुकड़े नहीं होंगे, ये रूढ़ शब्द है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते, इसे बोलते हैं रूढ़ शब्द।
यौगिक शब्द वह होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा ऊपर बेल, परंतु यहां दो शब्दों से मिलकर मैंने शब्द बना दिया बैलगाड़ी, यह होता है यौगिक शब्द। बात करते हैं योग रूढ़ की। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। परंतु दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द तथा उसका अन्य अर्थ निकले, अर्थात तीसरा ही अर्थ निकले, उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे मैंने यहां पे लिखा रूढ़ शब्द, ये हो गया योग रूढ़, तो हम दो शब्दों से मिलकर बनाएंगे। जैसे जल शब्द है, एक शब्द बन गया जल और एक हो गया जय, इसका मिला के शब्द बनाया जलज। देखो जल का मतलब होता है पानी और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, परंतु यहां तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द। बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को लगभग 7 भागों में बांटा गया है। एक एक को परिभाषित समझाएंगे हम। विलोम शब्द, जो आप सभी परिचित है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकलता है, उल्टा अर्थ निकलता है, उसे बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे विलोम का क्या होगा? रात शब्द है, रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा या नहीं होगा? वेरी गुड। इसी तरह से विलोम शब्द हम लेंगे, यश का क्या होगा? अपयश होगा। यश का परिवर्तन क्या होगा? अपयश। ये कहलाते हैं विलोम शब्द। बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की हम। जहां पर समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हम कहें आग, या हम सीधा सीधा सा ले लेते हैं जल। जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? पानी, अंबु, तोय, वारी। होता है या नहीं होता है? ये सभी शब्द अंबु, पानी, जल, तोय, वारी, इन सभी का मतलब एक ही होता है, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द उसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। बात करते हैं युग्म शब्दों की। युग्म शब्दों का क्या होता है? समान उच्चारण वाले शब्द होंगे, समान उच्चारण होगा परंतु उनका अर्थ अलग अलग होगा। ध्यान दें, युग्म शब्द समान उच्चारण परंतु अर्थ अलग अलग। जैसे मैंने यहां दो शब्द लिखे, एकथ और एथक, समान उच्चारण है, एकथ अथक, होगा या नहीं होगा? एकथ का मतलब तो होता है परिवर्तन। देखो उच्चारण समान है परंतु अर्थ अलग होगा। एकथ का मतलब जिसे कहा नहीं जाए, और एथक का मतलब जो थका हुआ नहीं हो। ठीक है। जैसे मैंने और शब्द लिखा, दो कथा और एक लिखा कंथा, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं परंतु इनका अर्थ अलग होगा। कथा का मतलब होता है कहानी और कंथा का मतलब क्या होता है? शाबाश, गूदड़ी। जो बिछा के हम सोते हैं उसे बोलते हैं गूदड़ी, ये होता है कंथा। बात करते हैं, एक और शब्द ले लेते हैं इसी में शब्द युग में। एक होता है तरणी और एक होता है तरणी। एक में छोटी ई की मात्रा है, एक में बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब तो होता है सूर्य, और बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब होता है नाव। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब हम एकार्थक शब्दों की। देखने में, देखो एकार्थक शब्द क्या होते हैं? देखने में एक दूसरे के समान होते हैं परंतु उनका अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। एकार्थक शब्द का मतलब समझ में आया? देखने में एक दूसरे के अर्थ अलग अलग होते हैं, देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देंगे परंतु अर्थ उनका क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हम बात करते हैं स्त्री और एक मैंने लिख दिया पत्नी। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि दोनों एक ही शब्द हैं परंतु नहीं, इनका अर्थ अलग अलग होता है। स्त्री तो क्या होती है? कोई भी महिला विशेष जिसके साथ पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है, या कोई भी महिला ले सकते हो आप। परंतु पत्नी कौन होगी? विवाहित पत्नी होगी जो सिर्फ अपने पति के साथ ही कंधे से कंधा मिला सकती है। या फिर बात करें, पत्नी एक विशेष शब्द है जो सिर्फ
शादी होने के बाद स्त्री के लिए लिया जाता है, और एक स्त्री है वह कोई भी हो सकती है। वैसे ही मैं बात करूं दो शब्द और, एक होता है मृत्यु और एक होता है निधन। आपको दिखने में एक जैसे शब्द लगते हैं परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। मृत्यु किसी की भी हो सकती है, नॉर्मल समान किसी के लिए भी मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु निधन शब्द का प्रयोग हम एक उच्च व्यक्ति के लिए ले सकते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। समझ में आया? आगे बात करते हैं अनेकार्थों की, शब्दों की। अनेक अर्थ देखें, अनेक अर्थ कहने का मतलब एक शब्द होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां पे अज, एक ही शब्द है, इसके अर्थ अनेक होंगे, उसे बोलते हैं अज। जैसे अज कहा जाता है सर्वप्रथम ब्रह्मा को, अज कौन है? ब्रह्मा। दूसरी बात, अज कहते हैं बकरे को, किसको कहते हैं? बकरा। और तीसरी बात, अज किसका नाम था? अज था दशरथ के पिता का नाम, राम के पिता दशरथ, परंतु दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज था। इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे द्विज शब्द है, द्वित शब्द है। द्विज का शब्द का मतलब होता है हाथी, द्विज का मतलब होता है दांत, द्विज का मतलब होता है शेर। इसलिए आगे बात करते हैं वाक्यांश के लिए शब्द। एक पूरा वाक्य होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं कि जो कभी बूढ़ा न हो, उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा और वह होता है अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। ओके, एक और शब्द देखते हैं हम, जो कभी मरा नहीं हो या जो कभी मरे नहीं, उसे क्या बोलते हैं? अमर। अमर। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, क्या बोलते हैं? आशुतोष। आगे हम चलते हैं समानार्थी शब्दों की तरफ। समान जिनका अर्थ होता है उन्हें बोलते हैं समानार्थी शब्द। अब इसको समझना बहुत ही खतरनाक है। आप समानार्थी शब्दों को देखें, मैं आपको समझाता हूं। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे प्रेम, अनुराग, स्नेह। ठीक है, मैंने लिखा प्रेम, लिखा अनुराग, लिखा स्नेह, लिखा। मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, श्रद्धा। ठीक है, एक शब्द लिख दिया मैंने, श्रद्धा। बात करते हैं प्रणय। आपको सभी को एक जैसे लग रहे होंगे ये शब्द, प्रणय। आप इन शब्दों को देखो, आपको सभी को ये शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं। आपको अगर कोई पूछे कि वात्सल्य, इन शब्दों का अर्थ बताएं, तो आपकी भाषा में ये क्या होंगे? सभी एक ही तरह के होंगे, परंतु नहीं। समानार्थी शब्द दिखने में देखो एक ही अर्थ जैसे लगते हैं, परंतु इनका सबका अर्थ अलग अलग होता है। देखो, बात करते हैं प्रेम की। प्रेम छोटे से भी किया जाता है तो बड़े से भी किया जाता है, अर्थात प्रेम छोटे बड़े सबके प्रति होता है। अनुराग, अनुराग सिर्फ छोटों के प्रेम हो गया छोटे या बड़े किसी के भी साथ। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है एक व्यक्ति वस्तु किसी के विशेष प्रेम की। हम किसी व्यक्ति वस्तु से अगर विशेष प्रेम करते हैं उसे बोलते हैं अनुराग। उसे क्या बोलते हैं? अनुराग। स्नेह, स्नेह हमेशा छोटों से किया जाता है, छोटों से जो प्यार किया जाता है उसे बोलते हैं स्नेह। और श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है जो बड़ों के साथ की जाती है, या बड़ों के प्रति हम जो भाव रखते हैं, आदर भाव रखते हैं या प्रेम का भाव रखते हैं, उसे बोलते हैं श्रद्धा। प्रणय, प्रणय होता है विपरीत लिंग के प्रति जो प्रेम होता है उसे बोलते हैं प्रणय। एक लड़का लड़की से और एक लड़की लड़के से जो प्रेम रखती है उसे बोला जाता है प्रणय। और वात्सल्य आप सभी परिचित होंगे, खैर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि वात्सल्य का मतलब होता है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ जो प्रेम करते हैं उसे बोलते हैं वात्सल्य। क्लियर? आगे चलते हैं हम अंतिम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं, एक सामान्य शब्द और एक होते हैं पारिभाषिक शब्द।
तो सामान्य शब्द तो वह होते हैं जो प्रतिदिन हम रोजाना जिन शब्दों को काम में लेते हैं उनका सामान्य सा अर्थ लिया जाता है, उसे बोलते हैं सामान्य शब्द। और पारिभाषिक शब्द वह होते हैं जो कि मान लो बैंक, कार्यालय या सरकारी कोई दफ्तर होता है या वैज्ञानिक क्षेत्र होता है, इन सभी क्षेत्रों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोर्ट में अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अदालती शब्द होते हैं या अदालत में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब यह है कार्यालय या राजकाज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं पारिभाषिक शब्द, और आम जो सामान्य बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं सामान्य शब्द। तो आज शब्द विचार से संबंधित आपके जो भी प्रश्न थे वह सभी दिमाग से निकल गए होंगे। आपको शब्द विचार समझ में आया होगा कि रूपांतरण के आधार पर, उद्भव के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों को किस हिसाब से बांटा गया है। आप सभी को एक एक समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। यह आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे विद्यालय स्तर की परीक्षाएं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।